रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले गुलाम वंश में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके जो फिर अगले शासक थे या फिर उत्तराधिकारी उसके थे आराम शाह और रजिया सुल्तान को देखा था। तो आज हम देखें गुलाम वंश के और सारे उत्तराधिकारियों को। ठीक है, तो देखिए, रजिया सुल्तान के बाद आया बहराम शाह, उसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए, इन दोनों ने ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया। बहराम शाह ने केवल 2 साल शासन किया और अलाउद्दीन मसूद शाह ने केवल 4 साल शासन किया। और इन्होंने कोई उतना अच्छा काम किया नहीं है या फिर कोई काम ही नहीं किया है जिसको यहाँ पे दिखाया जाए, इसीलिए इन दोनों के बारे में केवल नाम दे दिया गया है, इनके कार्यों के बारे में नहीं दिया गया है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अगला शासक हुआ नसीरुद्दीन शाह, जिसका कार्यकाल 1246 से 1266 के बीच था। तो अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह एक मितव्ययी या कम खर्चीला शासक था। यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। देखिए, यह भले ही एक शासक था लेकिन ये बहुत ही कम खर्चा करता था। उसके अलावा ये अपना जीवन यापन करने के लिए टोपी सिलता था, है ना। मतलब जो उसको राजकाज से धन मिलता था उससे उसको कोई मतलब नहीं था। ये अपना जीवन चलाने के लिए टोपी सिलता था और उससे जो आय होती थी उसी से अपना जीवन यापन करता था। इसने एक गुलाम को चालीसा दल में शामिल किया। देखिए, जो इल्तुतमिश था उसी ने चालीसा दल की स्थापना की थी और उसी चालीसा दल में नसीरुद्दीन शाह ने एक और गुलाम को जोड़ा जिसका नाम बलबन था। इसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी है। तो देखिए, बलबन का उपाधि कौन सा है? उलूग खां। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि उलूग खां की उपाधि किसने धारण की है? तो वो बलबन ने। ठीक है, तो उलूग खां को याद रखिएगा। ठीक है, इसके समय बलबन की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ गई, यानी कि जो नसीरुद्दीन शाह था इसके समय जो बलबन था उसकी शक्तियाँ बहुत ही बढ़ गई थी। इसका मेन रीज़न ये था कि जो बलबन की बेटी थी इसने उसका विवाह नसीरुद्दीन शाह से कर दिया। भाई ससुर हो गया तो जाहिर सी बात है कि इनकी शक्तियाँ ही बढ़ जाएगी, है ना। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन शाह के बाद अगला शासन खुद बलबन बना। ठीक है, अगला शासक खुद बलबन ही बना। तो अब देख लेते हैं हम बलबन के बारे में। देखिए, यह ईरान का रहने वाला था। इसने अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन शाह से करवाई तथा नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु के बाद वह स्वयं शासक बन गया। आप खुद ही सोच लीजिए कि कम से कम नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु तो नहीं ही हुई होगी, है ना। इसने खुद ही नसीरुद्दीन शाह की हत्या करवाई थी ताकि जब ये अंत हो गया तो मतलब नसीरुद्दीन शाह का अंत हो जाए, उसके बाद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन बचेगा? बलबन बचेगा। इसीलिए इसने नसीरुद्दीन शाह की हत्या करवाई और जब उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो बलबन खुद शासक बन बैठा। और उसके अलावा नसीरुद्दीन शाह के और जो उत्तराधिकारी थे या फिर उसके रिलेटिव्स जो शासन कर सकते थे, बलबन ने उन सबको भी मरवा दिया। ठीक है, मृत्यु के बाद वह स्वयं शासक बन गया। इसने सजदा एवं पैबोस, कौन सी? सजदा एवं पैबोस जैसी ईरानी पद्धति को भारत में लागू किया। यहाँ पे ये सजदा एवं पैबोस इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि सजदा एवं पैबोस की नीति या पद्धति कौन लेके आया भारत में? तो वो बलबन ने। ठीक है, और ये सजदा एवं पैबोस होता क्या है? सजदा का अर्थ होता है झुकना, यानी कि राजा के सामने सजदा करना यानी उसके सामने झुकना। देखिए, इस्लाम पद्धति में एक नियम है या फिर उसकी परंपरा मान के चलिए कि जो लोग होते हैं, इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, वो ईश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते। ठीक है, लेकिन इसने सजदा की नीति लाई, उसे राजा के सामने झुकना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति हो। और पैबोस, पैबोस का अर्थ होता है कि राजा के पैर छूना। ठीक है, तो सजदा का अर्थ होता है उस राजा के सामने झुकना और पैबोस का अर्थ होता है उसके पैर छूना। और ये जो सजदा एवं पैबोस था ये बलबन के राजत्व सिद्धांत में ही था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सजदा एवं पैबोस की नीति जो थी वो बलबन लेके आया था। ठीक है, इसने नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया। देखिए, नवरोज त्यौहार भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नवरोज त्यौहार का प्रारंभ किसने किया तो वो बलबन ने किया। ठीक है, इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। राजत्व सिद्धांत क्या है? कि राजा ही सबसे बड़ा है। ठीक है, राजा से बड़ा कोई नहीं, या फिर ये मान के चले कि ये खुद को भगवान का परछाई बताता था,
यही उसका राजत्व सिद्धांत था और इसी के अंतर्गत उसने सजदा एवं पैबोस की नीति लेके आया था। ठीक है, फिर उसके बाद है इसने कहा कि ईश्वर राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या परछाई होता है। इसको हमने अभी आपको बताया है ना। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। सजदा एवं पैबोस को तो याद रखिएगा ही, रक्त एवं लौह की नीति को भी याद रखिएगा। इसको बलबन नहीं चलाई। अब रक्त एवं लौह की नीति क्या है? कहने का अर्थ है एकदम क्रूर हो जाना, अपने दुश्मनों के लिए एकदम ही क्रूर हो जाना, लड़ाई झगड़े से कभी नहीं डरना, रक्त बहाने से कभी नहीं डरना। ठीक है, तो जितना हो सके अपने दुश्मनों में अपना भय बना के रखना, रक्त एवं लौह की नीति है। तो सजदा एवं पैबोस, रक्त एवं लौह की नीति और नवरोज, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है जिसको भारत में बलबन ने लागू किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। देखिए, इल्तुतमिश चालीसा दल को लेके आया था और बलबन ने चालीसा दल को बर्बाद कर दिया, जबकि ये खुद भी चालीसा दल का ही सदस्य था, लेकिन फिर भी इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया क्योंकि अब ये शासक बन चुका था भाई। और जो चालीसा दल था वो बहुत ही शक्तिशाली था, राजा के निर्णयों पर अपना प्रभाव डाल सकता था, इसीलिए इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। बलबन ने यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनवाई। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो को तोताए हिंद बोला जाता है। ठीक है, और अमीर खुसरो जो थे वो बलबन के भी दरबार में रहते थे। तो ये थे बलबन। अब आगे देख लेते हैं इस वंश के अगले शासक के बारे में। देखिए, अगला शासक कैकुबार बना। इसने 1 वर्ष तक शासन किया। यह एक अयोग्य शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। देखिए, जो कैकुबार था ये शासन बना, ये एक अयोग्य शासक था। और उसके बाद ये जो क्यूमर्स था इसको 3 साल के ही उम्र में राजा बनाया गया, क्योंकि इसके जो पिता कैकुबार थे वो अयोग्य थे। जब क्यूमर्स शासक बना तो अब सोच लीजिए एक छोटा सा बच्चा वो कितना क्या कुछ करेगा, है ना। और समझ लीजिए यही गुलाम वंश का एक कमज़ोर समय था। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना। 1990 में जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और इसके स्थान पर खिलजी वंश का अंत हो गया। यह कुछ आपको रिलेट नहीं कर रहा है प्राचीन इतिहास से, है ना। जहाँ पे हर्यक वंश था उसके सेनापति ने उसको मार दिया, तो फिर शिशुनाग वंश आ गया। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आ गया, उसके सेनापति ही उसको मारते जा रहा था। ये देखिए यहाँ पे भी वही हुआ, है ना। जब गुलाम वंश का अंत हुआ, कैसे हुआ? उसी के सेनापति या उसी के दरबार में रहने वाले जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और गुलाम वंश का अंत हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे नीचे है गुलाम वंश के जितने भी शासक रहे हैं और उन्होंने कितने समय तक शासन किया है उसके बारे में। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 1206 से 1210 तक शासन किया। फिर है आराम शाह, इसका बेटा, 1210 से 1211, जिसने करीब 8 महीनों के आसपास शासन किया था। ठीक है, फिर बना इल्तुतमिश, 1211 से 1236 तक इसने शासन किया। फिर रुकनुद्दीन, इसने केवल 1236 में ही शासन किया, इसको इसी टाइम निपटा दिया गया था, रजिया सुल्तान ने निपटा दिया इसको, है ना। फिर रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से 1240 यानी करीब 4 साल तक ही शासन किया है। ठीक है, बहराम शाह, इसने 1240 से 1242 तक शासन किया। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। नसीरुद्दीन शाह 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किया। फिर बलबन या उलूग खान ने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। फिर कैकुबार 87 से 88 ईस्वी के बीच और क्यूमर्स ने 1288 से 1290 के बीच शासन किया। तो कुल गुलाम वंश में 11 शासक हुए हैं, जिनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन मसूद शाह और बलबन, यही 4 इंपॉर्टेंट है। माफ़ कीजिएगा 5 है। देखिए, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन और बलबन, यही 5 मेन है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा और जितने भी 6 शासक हुए हैं ये उतने खास हैं ही नहीं, क्योंकि इन्होंने उतना समय ना ही शासन किया है और ना ही उतना कार्य किया है। तो ये था गुलाम वंश। तो आपको गुलाम वंश आई होप कि समझ में आया होगा और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इसी में आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।